जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी हेल्थ का, अपनी फैमिली का और अपनी स्टडीज का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों, हम लोगों ने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और जो हम लोग हिस्ट्री डोमेन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हिस्ट्री सब्जेक्ट आप लोगों के CUT 2025 के लिए, इस जर्नी में आप लोगों का जो अगला चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 4 है। एनटीए ने जो ऑफिशियल सिलेबस अपना दिया है उस सिलेबस में हिस्ट्री का जो 4th चैप्टर हमें पढ़ना है वो है बौद्ध धर्म का इतिहास और सांची का स्तूप। परेशान बिल्कुल मत होइए, एनटीए ने केवल सिलेबस जो है हेडिंग बदली है, बाकी हम लोग को पढ़ना 4था चैप्टर ही है जिसके अंदर हम लोग को विचारक, विश्वास और इमारतें चैप्टर पढ़ना है, जिसके अंदर हम लोग को मेनली बुद्धिज्म, जैन धर्म के बारे में और हिंदू धर्म के बारे में और जो है सांची स्तूप के बारे में पढ़ना हम लोग को। दोस्तों, तो ये हमारा सिलेबस है एनटीए का, जिसके अंदर एनटीए ने जो है सिलेबस जो है हेडिंग अपनी बना रखी है बौद्ध धर्म का इतिहास और सांची का स्तूप। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के इस चैप्टर को भी जो है एनसीईआरटी की सहायता से लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बिल्कुल एविडेंस सबूत देने वाला हूं कि किस तरह से जो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं कितना इंपॉर्टेंट है, कितना रेलेवेंट है और वहीं से सवाल आप लोग का एनटीए पूछ रहा है और उसी की सहायता से जो है हम लोगों को पढ़ना है और आप लोग के जो एग्जाम आने वाला है उसके अंदर भी सवाल यहीं से पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए आए तो प्लीज़ आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। ऑलरेडी मैं 8 वीडियो बना चुका हूँ, ये 9वीं वीडियो है और हम लोग आज पूरी उम्मीद रहेगी कि मैं पूरा चैप्टर एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट करा दूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोग को बता रखा है कि मैं पहले से ही बुक को पढ़ लेता हूँ अच्छी तरह से और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ जहाँ से आप लोग के सवाल बनने की संभावना होती है। इवन दो मैं उन चीज़ों को भी इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, जैसे कि पिछले साल 2023-2024 में किस तरह के सवाल आप लोगों के इस चैप्टर से पूछे गए, उन सवालों को भी मैं इसके अंदर शामिल करता हूँ जिससे कि हम लोग को एक आइडिया मिल जाए। तो देखिए दोस्तों, पहली जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए है वो ये है कि भाई शाहजहां बेगम, ये आप लोग जानकारी ध्यान रखिएगा, शाहजहां बेगम की आत्मकथा, उनकी आत्मकथा जो थी ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम था ताज उल इकबाल। तो आप लोगों से सवाल ये पूछा जा सकता है कि भाई शाहजहां बेगम की जो आत्मकथा है वो बताइए, वो क्या है आत्मकथा। क्योंकि शाहजहां बेगम जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टर हैं जिन्होंने जो है सांची के स्तूप को बचा के रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो एनटीए अगर ज़्यादा होगा तो आप लोगों से इस पे भी सवाल पूछ सकता है क्योंकि ये बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा शाहजहां बेगम की जो आत्मकथा है जिसका नाम है ताज उल इकबाल। तो आप लोगों से एनटीए इस पे भी सवाल पूछ सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी जो है शाहजहां बेगम की आत्मकथा है। तो आप लोगों को याद ध्यान रखना है। देखिए, मैं आपको हर वीडियो के अंदर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जो है जब मैं आप लोग को पढ़ाया करूं तो आप लोग अपने पास नोटबुक और पेन रखा कीजिए और जो जो जानकारी मैं बता रहा हूँ इन जानकारी को वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको अपने नोटबुक पर नोट डाउन कीजिए। आप लोग यकीन नहीं मान रहे हो अभी, लेकिन ये लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं और यहीं से सवाल बन रहे हैं। अभी मैं आप लोग को आगे पढ़ाऊंगा ना वीडियो के अंदर तो आप लोगों को यकीन हो जाएगा क्योंकि जो चीज़ मैं अंडरलाइन करा रहा हूँ वहीं से जो है आप लोग के सवाल पूछे जाते हैं और जाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगली जो जानकारी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जानकारी आप लोग के एग्जाम के लिहाज से कि इस देखिए अब हर देश के अंदर कुछ चिंतक हैं, फिलोसफर हैं। तो आप लोगों से एनटीए इस जानकारी को, जैसे कि ईरान में जरथुस्त्र नामक चिंतक बहुत फेमस थे, चीन में खुंगसी नामक जो चिंतक फिलोसफर बहुत फेमस थे, यूनान में सुकरात फेमस थे, प्लेटो, अरस्तु, और भारत में महावीर और बुद्ध। अब आप लोगों से एनटीए क्या कर सकता है, आप लोगों से एनटीए मिलान वाले सवाल इससे पूछ सकता है। किस तरह से, एक तरफ देश दे देगा, एक तरफ देशों के नाम लिख देगा जिसके अंदर भारत, चीन, ईरान, और दूसरी तरफ लिख देगा चिंतक। तो आप लोगों को मिलान करने के लिए दे सकता है। ठीक है, सारे देशों के नाम और यहाँ पर चिंतक, और जो है बोलेगा कि भाई मिलान कीजिए। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि भाई ईरान से जो थे जरथुस्त्र फेमस थे चिंतक, चीन में आप लोग को खुंगसी, भारत में महावीर और बुद्ध, और यूनान में सुकरात और प्लेटो। तो इस तरह से भी सवाल आप लोगों से जो है एनटीए पूछ सकता है। अब आप लोग सोचिए, एनसीईआरटी बुक वही है, कोई चेंज हो नहीं रही है, जानकारी भी वही है। अब बार बार एक ही सवाल थोड़ी ना एनटीए पूछेगा हर साल। तो एनटीए क्या करेगा, थोड़ा सा वो एक तरह से एक्सपेरिमेंट करेगा, इन जानकारी जो नई नई जानकारियों पे नए नए तरीके से सवाल बना सकता है। तो आप लोग को हर फ्रंट से, हर तरीके से तैयार रहना है कि कहीं से भी सवाल पूछे
आप लोगों को आंसर पता होना चाहिए, तभी आप लोग के एग्जाम में अच्छे नंबर आने वाले हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल आप लोगों से क्या पूछ सकता है कि बताइए ऋग्वेद जो बुक है वो किस चीज के ऊपर है, उसके अंदर क्या चीजें लिखी हुई हैं। तो भाई ऋग्वेद जो हमारा ग्रंथ है उसके अंदर अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति लिखी गई है। किसका दोस्तों क्या है, स्तुति का संग्रह है इसके अंदर, है ना। तो आप लोगों से ये भी पूछ सकता है। आगे चलिए बात करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि मतलब इस वीडियो से क्या फायदा होगा। देखिए मैं टू द पॉइंट बात करता हूं, मैं फालतू की ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाता हूं, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को और भी कई सारे डोमेन को प्रिपेयर करना होगा। तो मेरी जिम्मेदारी ये है ना कि मैं नहीं चाहता कि बच्चे जो है बिल्कुल एक एक घंटे 1.5 घंटे का लेक्चर देखें। टीचर मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे 1 1 घंटे 1.5 घंटे 200 सवाल 300 सवाल करा रहे हैं। अरे पहले बच्चे को बेसिक तो कराओ भाई। बेसिक क्या है, बेसिक ये एनसीईआरटी है। एनटी आप लोगों से एनसीईआरटी से ही सवाल पूछेगा, इन्हीं जानकारियों पे सवाल पूछेगा। अगर बच्चे को ये जानकारी ये फैक्ट्स ही याद नहीं है तो आप सवाल उनको क्यों बता रहे हो, है ना। तो पहले उनको ये फैक्ट्स अच्छी तरह से बताओ और कम समय में बताओ, फालतू की चीजें मत बताओ, टू द पॉइंट बताओ। क्योंकि बच्चा साल भर पढ़ चुका है, उसको एनसीईआरटी की किताब का बहुत अच्छा नॉलेज है, बस उसको वो जानकारी ढूंढने नहीं आती, वो फैक्ट्स ढूंढने नहीं आते हैं। तो आप लोग एक गाइडेंस के रूप में क्या करो कि आप लोग फैक्ट बताओ, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है यहीं से सवाल पूछे जाएंगे। मैं देखता हूँ यूट्यूब पे कि 200 सवाल, 200 एमसीक्यू, 300 एमसीक्यू, बच्चा बेचारा लगा पड़ा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये जानकारी बताओ, ठीक है, और रिवीजन से होता है। अगला जानकारी देखिए आप लोगों से क्या पूछा जाएगा। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदाय को चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। तो आप लोगों से सिंपल एंटी सवाल बता देगा कि भाई बना देगा कि भाई बौद्ध ग्रंथों में कितने संप्रदाय का वर्णन किया गया है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है 64 संप्रदायों का वर्णन किया गया है, ठीक है। और इसी के बाद जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो आप लोग के एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, कुटागारशालाओं से क्या मतलब है। तो कई बार शब्दों का मतलब भी पूछ लेता है आप लोगों से कि भाई बताइए इस शब्द का क्या मतलब है। तो कुटागारशालाओं का मतलब होता है नुकीली छत वाली झोपड़ी। हर तरीके से तैयार रहना है, कहीं से भी सवाल पूछ दे हम लोग को जो है तैयार रहना है, क्योंकि हम लोग को जो है सीयूटी निकालना है दोस्तों। हम लोग को अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसके लिए हम लोग कितनी भी मेहनत हो करेंगे दोस्तों, है ना। तो ये सारी जानकारी है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जानकारी देखिए। फिर आप लोगों से एक उपनिषद है जिसको बोलते हैं छांदोग्य उपनिषद, ठीक है। आप लोगों से पूछ देगा कि भाई छांदोग्य उपनिषद कौन सी भाषा के अंदर लिखा गया है, तो संस्कृत भाषा के अंदर। इससे पिछले वाली जो वीडियो थी हम लोगों ने तीसरा चैप्टर डिस्कस किया था महाभारत वाला, तो मैंने आप लोग को एविडेंस दिया था। मैंने आप लोग को पिछले साल पूछे गए सवाल जैसे नाट्य शास्त्र, तो नाट्य शास्त्र पे क्या सवाल पूछा था कि बताइए नाट्य शास्त्र कौन सी भाषा के अंदर लिखा गया, तो संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया है। तो हो सकता है कि ये उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, इस पे ये पूछ ले कि भाई इसको कौन सी भाषा के अंदर लिखा गया है, तो संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया है ना दोस्तों। तो इसलिए मैं आप लोग को बोलता हूं कि आप लोग को जो है अच्छी तरह से पढ़ना है। अब देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो सवाल है ना, इनमें से किस बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध की शिक्षाएं मिलती है, ये सवाल आप लोग का 2023 के अंदर पूछा गया था। 2023 सीयूटी का जो पेपर हुआ था ये सवाल उस साल पूछा गया था। अब देखिए मैं आप लोग को पढ़ाता हूं। सवाल क्या है कि भाई पूछ रहा है कि इनमें से किस बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध की शिक्षाएं मिलती हैं, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन देख लीजिए आप लोग एक बार, ऑप्शन देखिए, फिर आप लोग बोलते हो ना कि सवाल कहाँ से बनते हैं, मेरे कुछ समझ में नहीं आता है। देखिए सवाल है ना कि इनमें से किस ग्रंथ में बौद्ध की शिक्षाएं मिलती हैं। ऑप्शन क्या दे रखा है, विनय पिटक, सूत पिटक, महावंश या जातक। ये 4 ऑप्शन है। अब यहाँ से इसको पढ़ने शुरू कीजिए दोस्तों, ध्यान से पढ़िए, 2 मिनट इसको आप लोग पहले ध्यान से पढ़िए। देखिए उनके शिष्यों ने ज्येष्ठ ज्यादा वरिष्ठ श्रमणों की एक सभा वैशाली बिहार में बुलाई, पाली भाषा में उनकी बातों को लिखा और उनकी शिक्षाओं का संकलन किया। इस संग्रह को क्या बोलते, त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या थी दोस्तों कि उनके शिष्यों ने जो एक सभा बुलाई, वहां पर बैठे और उनकी जितनी भी शिक्षाएं थी, ठीक है, उनकी शिक्षाओं को उन्होंने जिस बुक में लिखा उसको बोलते त्रिपिटक। तो त्रिपिटक तो ये था दोस्तों। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में विनय पिटक के बारे में देखिए। विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। यानी विनय पिटक के अंदर क्या लिखा है, जितने भी भिक्षु भिक्षुनियां रहती है ना, तो उनके लिए किस प्रकार के शिष्टाचार, नियम, डिसिप्लिन होने चाहिए, ये तमाम चीजें किसके अंदर लिखी गई है, विनय पिटक के अंदर लिखी गई है। त्रिपिटक के अंदर क्या लिखी गई है, त्रिपिटक के अंदर जो है सभा जो बुलाई गई थी, जितने भी उनके शिष्य थे, उन्होंने जो बातें, उनके जो पर्सनल अनुभव थे, उन्होंने जिस बुक के अंदर लिखा था उसको बोलते थे त्रिपिटक। अब अगला देखिए, सवाल आप लोगों से क्या पूछा है, सवाल आप लोगों से यही पूछा है। सवाल आप लोगों से देखिए क्या पूछा है।
सवाल आप लोगों से पूछा कि बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध की शिक्षाएं कहाँ मिलती है, यानी बुद्ध जी ने जो स्वयं अपनी शिक्षाएं दी थी वो कौन सी बुक के अंदर लिखी गई है। तो अब ध्यान से देखिए देखिए, बुद्ध की शिक्षाएं सुत्त पिटक में रखी गई हैं। ठीक है, किस में रखी गई हैं? सुत्त पिटक में। अब देखिए कितना इजी सवाल पूछा गया है कि बुद्ध की शिक्षाएं किसके अंदर रखी गई हैं? सुत्त पिटक के अंदर। जिस बच्चे ने ये, जिसको याद होगा, क्यों नहीं कर लेगा दोस्तों, इतना इजी है। बस स्टेटमेंट उठा करके सीधे सवाल बना दिया एनटीए ने। कुछ एक्सपेरिमेंट किया? कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया। तो इसलिए मैं आप लोग को टू द पॉइंट पढ़ाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि कहां से जो है एनटीए आप लोगों से सवाल पूछ सकता है। ठीक है, बुक से ही पूछेगा, बुक से बाहर कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन मैं देखता हूँ यूट्यूब पे जो है लोगों, जो टीचर्स हैं, वो व्यूज के लिए, पता नहीं किस किस चीज के लिए, क्लासेस के लिए जो है आजकल क्या कर रहे हैं दोस्तों। तो बच्चों को टू द पॉइंट पढ़ाइए, क्योंकि बच्चे ने 1 साल ऑलरेडी 12th की बुक पढ़ रखी है। बस उसको एक मेंटोर की जरूरत है जो उसको जो है टू द पॉइंट चीजें सिखाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आप लोग। यहीं से अभी साल 2023 में क्या पूछा था? बुद्ध की शिक्षाएं। हो सकता है इस साल क्या पूछ दे कि भाई बताइए भिक्खु भिक्षुणी के लिए जो नियमों किसके अंदर रखे गए, नियमों का संग्रह किसके अंदर है? तो विनय पिटक के अंदर है। हो सकता है विनय पिटक इस साल पूछ दे, या त्रिपिटक पूछ दे। तो इसी तरह से आप लोग को तैयार रहना दोस्तों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बात करते हैं आगे कौन सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोग को एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो अब ध्यान से देखिए, इसके अंदर देखिए, महावीर, जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 24 शिक्षक हो चुके थे और उन्हें क्या बोलते थे? तीर्थकर कहा जाता था। यानी कि जो आपके वर्धमान महावीर जी थे, ये कौन से तीर्थकर हुए दोस्तों? 24वें तीर्थकर हुए। तो आप लोगों से ये पूछ सकता है ना, कि बताइए वर्धमान महावीर जी कौन से तीर्थकर हैं? तो 24वें तीर्थकर हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना, ये भी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे बात करते हैं, आगे कौन सी जानकारी और इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जैसे आप लोगों को महाभारत में एक सवाल पूछा था ना कि भाई कौरव पांडव कौन से वंश से थे, इसी तरह से आप लोगों से यहां सवाल पूछ सकता है। क्या सवाल पूछ सकता है कि सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम में शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे। तो आप लोगों से सवाल ये पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध बताइए कौन से कबीले से संबंधित थे। तो आप लोग को पता होना चाहिए कौन से कबीले से थे दोस्तों? शाक्य कबीले से थे। सेम टू सेम इसी प्रकार का सवाल जो महाभारत वाले से पूछा था, वहां पर वंश पूछा था और यहाँ पर कबीला आप लोगों से पूछ सकता है। तो ये जो है सीयूटी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यही आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ गिनी चुने कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसपे एनटीए सवाल बार बार बनाता है और बनाता रहेगा। बस वही आप लोग को पढ़ना है और इसके बियॉन्ड, इसके अलावा कुछ भी आप लोग को नहीं पढ़ना है दोस्तों, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन अपनी नोटबुक में लिख ली होगी। कौन से कबीले से दोस्तों? शाक्य कबीले से। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लोग ध्यान से देखिए फिर दोबारा देखिए, वही सुत्त पिटक हम लोगों ने पढ़ा था कि बुद्ध की शिक्षाओं को कहाँ रखा गया है? सुत्त पिटक के अंदर रखा गया है। आगे देखिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आप लोग यहां पे देखिए, इस वाले इंफॉर्मेशन को पढ़िए। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य, ये भी पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय जो उनके शिष्य थे ना, उनका नाम था आनंद। क्या नाम था दोस्तों? आनंद, याद रखिएगा। तो आनंद जी ने जो है बुद्ध जी को समझाया कि भाई महिलाओं को भी जो है संघ में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि उनको भी जो है मोक्ष की प्राप्ति का अधिकार मिलना चाहिए। तो आप लोगों से सवाल क्या पूछेगा कि भाई बुद्ध की उपमाता महा प्रजापति गौतमी संघ में आने वाली सबसे पहली भिक्षुनी थी, यानी कि सबसे पहले जो थी ये भिक्षुनी थी, सबसे पहली महिला जो थी यही इनको शामिल किया गया था। नहीं तो इससे पहले औरतों को जो है संघ में आने से रोका जाता था। लेकिन आनंद जी ने जब समझाया गौतम बुद्ध जी को, भगवान बुद्ध को, तो उन्होंने जो है पहली महिला जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, ये संघ के अंदर आई थी और सबसे पहले इन्हीं को जो थी मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। अब ध्यान से देखिए 2024 में एनटीए ने सवाल क्या पूछा है? देखिए यहीं से सवाल पूछा है कि पहली महिला कौन थी जिन्हें भिक्षुणी के रूप में दीक्षित किया गया था। देखिए क्या आंसर है दोस्तों इसका? महाप्रजापति गौतमी। और ये कहां से पूछा है? यहां से पूछा है। तो बताओ कुछ टफ है क्या? टफ है क्या दोस्तों? ये कुछ भी टफ नहीं है। एनटीए इतने टफ सवाल नहीं पूछती है। बस आप लोग को अच्छी तरह से एनसीईआरटी को पढ़ना है और आपको पढ़ाने वाला चाहिए अच्छी तरह से, जो आप लोग को एविडेंस के साथ, सबूत के साथ आप लोग को अच्छी तरह से करा सके सवाल और समझा सके दोस्तों। तो देखिए कितना इजी सवाल पूछा है कि पहली महिला भिक्षुणी जिसको दीक्षित किया गया था तो महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, किसने समझाया था? तो शिष्य आनंद जी ने समझाया था। किसको? गौतम बुद्ध जी को। तो कितना इजी सवाल है दोस्तों, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आप लोग को जो है पढ़ना है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है ना, थोड़ी बहुत भी मेरा एफर्ट समझ में आ रहा है, आप लोग को जो मैं चीजें बता रहा हूँ आप लोग को दिमाग में जा रहा है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, है ना, ताकि मैं और आप लोगों के लिए वीडियोस बना सकूं। आगे देखिए, और आप लोग को और भी कई सारे सबूत देता हूं मैं।
अब देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गौतम बुद्ध जी से जुड़े 4 जो इंपॉर्टेंट जगह है ना, इससे भी आप लोगों से सवाल पूछ सकता है। जैसे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी के अंदर हुआ था। ठीक है, कई बार जो है मिलान में आप लोगों से सवाल पूछ देगा। एनटी आप लोगों से जो है मैच द फॉलोइंग के अंदर सवाल पूछ सकता है कि भाई जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी के अंदर का जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद में देखिए ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार के अंदर हुआ था, पीपल के पेड़ के नीचे। उसके बाद में प्रथम उपदेश, पहला लेक्चर कहाँ दिया था इन्होंने, सारनाथ के अंदर दिया था, है ना। उसके बाद में निब्बान यानी कि इनको जो था महान परिनिर्वाण, उनको कहाँ प्राप्त हुआ था, कुशीनगर के अंदर। तो ये 4 जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। पैदाइश कहाँ हुई थी, लुम्बिनी के अंदर। ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था, बिहार बोधगया के अंदर। और सबसे पहला अपना जो लेक्चर था सरमन, वो सारनाथ के अंदर। और निब्बान, मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों, कुशीनगर के अंदर हुई थी। तो ये 4 जगहें जो है गौतम बुद्ध से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग मैप में भी देख सकते हो, लुम्बिनी, ठीक है, उसके बाद में सारनाथ, उसके बाद में बोध गया, और उसके बाद में दोस्तों कुशीनगर। ये 4 जगहें गौतम बुद्ध से रिलेटेड हैं। तो ये भी आप लोगों से एग्जाम के अंदर एनटीए जो है सवाल पूछ सकता है बिल्कुल, कि भाई आप लोग को 4 जगह दे देगा और 4 स्थान बोलेगा, मिलान कीजिए, सही मिलान कीजिए। तो इस तरह से भी आप लोग को तैयार रहना है, हर तरीके से आप लोग को तैयार रहना है, और मैं आप लोग को तैयार करूंगा। मैंने जिम्मेदारी ले ली कि आप लोग के जो है हिस्ट्री डोमेन के अंदर अच्छे नंबर आएंगे तो आएंगे, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से देखिए, 2024 में किस तरह का सवाल पूछा गया था, एनटीए ने किस तरह से सवाल पूछा था बच्चों से। और जिसने एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़ी होगी ना, वो पक्का इस सवाल को छोड़ दिया होगा, क्योंकि आजकल सारे बच्चे यूट्यूब पे टॉप 100 टॉप 200 एमसीक्यू सोचते हैं कर लेंगे, और उनका जो है हिस्ट्री एज में अच्छा नंबर आ जाएगा, तो कभी नहीं आने वाला है। तो सवाल देखिए, अमरावती की खोज के निम्नलिखित चरणों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये सवाल है, ठीक है। सवाल क्या है, अमरावती की खोज के निम्नलिखित चरणों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी कि कालक्रम में इसको लगाना है। तो इसमें बताना सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, फिर उसके बाद में कौन सी घटना हुई थी, है ना। तो देखिए ऑप्शन ए के अंदर क्या दे रखा है कि 1854 में वोल्टेयर इलियट ने अमरावती की यात्रा की और कई मूर्तियां और पट्टिकाएं एकत्रित की। अगला स्टेटमेंट, अमरावती की पट्टियों को मद्रास में भारत कार्यालय जैसे विभिन्न स्थानों पर ले जाया गया। इसके बाद अगला स्टेटमेंट सी, स्थानीय राजा को अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिले। अगला स्टेटमेंट, कॉलिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेजी अधिकारी ने अमरावती स्थल की यात्रा की। ये सवाल बहुत पुराना नहीं है, पिछले साल ही पूछा 2024 के अंदर, तो आप लोग ज्यादा मत सोचिए इसके बारे में। अब देखिए सेम टू सेम कहां से उठाया इन्होंने एक एक स्टेटमेंट को। 1796 में एक स्थानीय राजा को जो मंदिर बनाना चाहता था, अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिले। यहां पर भी देख लीजिए आप लोग, स्थानीय राजा को अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिले। सेम स्टेटमेंट है, कुछ फर्क है, कुछ भी फर्क नहीं है, ठीक है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में आप लोग देखिए, कुछ वर्षों के बाद कॉलिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी इलाके से गुजरे। ठीक है, अब यहां पर देखिए, कॉलिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने अमरावती स्थल की यात्रा की। कोई स्टेटमेंट में बदलाव है, थोड़ा सा बदलाव, लेकिन सेम स्टेटमेंट है। उसके बाद में देखिए आप लोग, अगला देखिए आप लोग, 1854 में गुंटूर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की, ठीक है, जिनका नाम क्या था, एलियट, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया, एलियट संगमरमर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए आप लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट कि भाई 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जाए गए, जिसके अंदर एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता के अंदर और बंगाल और मद्रास में इंडिया ऑफिस में। चारों के चारों स्टेटमेंट यही से उठाई है। कुछ अंतर है दोस्तों, कुछ भी अंतर नहीं है। बस आप लोगों को क्या बताना है कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी। तो सबसे पहले घटना हुई थी स्थानीय राजा वाली, कि भाई स्थानीय राजा को जो मंदिर बनाना चाहता था, अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिले। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी सबसे पहले आ जाएगा। जिसके अंदर ऑप्शन नंबर सी होगा वही राइट आंसर है। यहाँ नहीं है पहला, यहाँ भी पहला नहीं, यहाँ भी पहला नहीं है, तो ये जो है पहला, तो ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। तो इस तरह से देखिए, कुछ टफ है क्या, बिल्कुल टफ नहीं है, इजी सवाल है। बस आप लोग को एनसीईआरटी पढ़ना है और आपको पढ़ाने वाला होना चाहिए। तो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ अच्छी तरह से, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग को पढ़ना है। देखिए ये सवाल पूछा गया था, इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे। अगला सवाल आप लोगों से क्या पूछ सकता है कि भाई 1818 में बताइए कि सांची की खोज कब की गई थी। तो 1818 के अंदर की गई थी सांची की खोज, है कि नहीं। इस तरह से आप लोग को पढ़ना, यही तरीका है। इसी तरह से आप लोग को अच्छे नंबर आएंगे हिस्ट्री के अंदर, और कोई तरीका नहीं है दोस्तों। अच्छी तरह से एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। केवल पढ़ना ही नहीं है, ये भी देखना है कि एनसीईआरटी से सवाल किस तरह से पूछे हैं एनटीए ने, फिर उस तरह के फैक्ट्स को बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ध्यान से,
नेक्स्ट स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग को एग्जाम के लिहाज से। वो क्या है, अब आप लोगों से पूछ सकता है कि भाई गजलक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी जिन्हें प्राय हाथियों के साथ जोड़ा जाता है। तो आप लोगों से पूछ सकता है कि भाई गजलक्ष्मी कौन थी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए सौभाग्य लाने वाली एक देवी थी। ठीक है, तो ये भी आप लोगों से स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। उसके बाद में देखिए एक और आप लोगों को इसी तरह का सवाल एक और बार पूछा गया आप लोगों से। पहले आप लोग को स्टेटमेंट पढ़वा देता हूं। बोधिसत्व को परम कल्याण जीव माना गया जो अपने सत् कार्यों से पुण्य कमाते थे। ठीक है, बोधिसत्व के बारे में बोला है। अगला, बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा परंपरा का महत्वपूर्ण अंग बन गई थी। यानी कि बुद्ध के जो जो शिष्य वगैरह थे वो मूर्ति पूजा करते थे। ठीक है, चिंतन की इस नई परंपरा को महायान के नाम से जाना गया। अब देखिए बुद्ध के मानने वाले जो थे ना भगवान बुद्ध के, वो दो भागों के अंदर बट गए। एक होते थे हीनयान और एक होते थे महायान। तो स्टार्टिंग में हीनयान थे जो केवल बुद्ध की शिक्षाओं को फॉलो करते थे, बुद्ध को भगवान नहीं मानते थे, बुद्ध को एक इंसान के रूप में मानते थे जिनकी वाणी सबसे इंपॉर्टेंट है, उनकी बातें सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन आगे चलकर एक और जो है एक और परंपरा का निर्माण होता जिसको बोलते थे महायान। ये लोग क्या करते थे, ये बुद्ध जी को भगवान मानते थे, बुद्ध जी की मूर्ति पूजा करते थे दोस्तों, मूर्तियों की पूजा करते थे। इनको क्या बोलते थे, महायान बोलते थे। ठीक है, याद रखिएगा। और हीनयान कौन होते थे, जो बुद्ध जी को केवल इंसान मानते थे, उनको भगवान नहीं मानते थे। ठीक है, याद रखिए। अब देखिए सवाल किस तरह से पूछा है, सवाल किस तरह से पूछा आप लोग ये देखिए। बोधिसत्व वे कृपालु हैं जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए उत्सुक रहते हैं। अब यहाँ पर सेम स्टेटमेंट, बोधिसत्व को परम करुणामय जीव माना गया जो अपने सत्कार्यों से पुण्य कमाते हैं। भाई सही बात है, सत्कार्य कौन करेगा, जिसके अंदर जो कृपालु होगा, जो दूसरों की मदद करता है। सेम स्टेटमेंट है। अगला देखिए, हीनयान का अर्थ उच्च वाहन या महायान का अर्थ निम्न वाहन, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, वैष्णव परंपराओं में अवतारों को मान्यता दी गई। अब यही स्टेटमेंट देखिए कहाँ से उठाया इन्होंने, यही स्टेटमेंट ये देखिए, वैष्णववाद में कई अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धतियां विकसित हुई हैं। इस परंपरा के अंदर 10 अवतारों की कल्पना की गई है। सेम स्टेटमेंट उठाइए यहाँ से, ये देखिए। यानी कि वैष्णव, इससे क्या साबित होता है कि वैष्णव परंपराओं में अवतारों को मान्यता दी गई। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो इस बताना है कि इसमें से कौन से सही कथन है। तो भाई स्टेटमेंट ए सही है, स्टेटमेंट सी सही है दोस्तों। अगला देखिए, अगला देखिए, शिव को लिंग के रूप में सांकेतिक किया गया। भाई बिल्कुल सही है, शिव को हम लिंग के रूप में जानते हैं दोस्तों, है ना, इसलिए शिवलिंग की पूजा की जाती है। अगला स्टेटमेंट देखिए दोस्तों, क्या बोल रहा है, मंदिर का ऊंचा हिस्सा गर्भगृह कहलाता है और छोटा चौकोर कमरा शिखर कहलाता है। अब देखिए ये स्टेटमेंट कहां से उठाया है, ये स्टेटमेंट भी इन्होंने यहीं से उठाया। ध्यान से देखिए आप लोग, एक एक चीज को प्रूफ करूंगा मैं। देखिए, शुरू के एक मंदिर चौकोर कमरे के रूप में थे जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। ठीक है, गर्भगृह किसे कहा जाता है, चौकोर कमरे के रूप में होता था जिसको गर्भगृह कहा जाता था। इनमें एक दरवाजा होता था जिससे उपासक मूर्ति की पूजा करने के लिए भीतर प्रविष्ट होता था। गर्भगृह का मतलब है जहां पर मूर्ति रखी जाती है, जहां पर पूजा अर्चना की जाती है। और शिखर क्या होता है, गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा जिसे शिखर कहा जाता है। सेम स्टेटमेंट यहां से उठाइए। तो आप लोग को बताना है, आप लोग को देखना है ध्यान से कि भाई मंदिर का ऊंचा हिस्सा गर्भगृह नहीं कहलाता है। ठीक है, मंदिर का ऊंचा हिस्सा आपका शिखर कहलाता है जो गर्भगृह के ऊपर होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी दोस्तों, गलत हो जाएगी। तो जहां जहां ई है वो सारा गलत हो जाएगा। तो इसके अंदर ई है तो ये गलत है। ठीक है, और फिर सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, और जहां पर बी है वो भी गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जहां पर बी है वो भी गलत हो जाएगा, ई और बी वाला गलत हो जाएगा, ये वाला, और बी जहां पर होगा वो भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए सी डी। तो देखिए लाइन बाय लाइन यहीं से उठाया एनटीए ने सवाल। तो कुछ टफ है क्या, बिल्कुल टफ नहीं है दोस्तों, इजी है। बस आप लोग को पढ़ना है जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल एविडेंस के साथ पढ़ा रहा हूँ आप लोग को मैं, है ना। यही चीजें आप लोगों को कोई बताता नहीं है। और बच्चे, कई सारे बच्चे रेगुलर कॉलेज में जाने से बेचारे चूक जाते हैं क्योंकि वो वही ट्रेडिशनल पारंपरिक चीजें पढ़ने लग जाते हैं। टॉप 500 एमसीक्यू, टॉप 1000 एमसीक्यू लगाकर सोचते हैं कि उनका जो है सीयूटी हिस्ट्री के अंदर अच्छे नंबर आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे जब तक आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे अच्छी तरह से लाइन बाय लाइन। तो ये देखिए, ये सवाल 2024 के अंदर पूछा गया था, तो एनसीईआरटी से ही पूछा गया है, बाहर से कहीं से नहीं पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं और किस तरह की इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, 8 वीडियो मैंने बना दी। अब देखिए आप लोगों से अगला सवाल क्या पूछ सकता है, क्योंकि इसके अंदर में मंदिरों के बारे में पढ़ना है। तो महाबलीपुरम एक बहुत फेमस मंदिर है, तो आप लोगों से पूछ सकता है कि महाबलीपुरम मंदिर कौन से राज्य के अंदर है। तो तमिलनाडु के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों, तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, आगे देखिए,
अब ये चैप्टर खत्म हो चुका है, बच्चों को लगेगा कि भाई अब खत्म, लेकिन और भी कई जगह है जहां से सवाल पूछ सकते हैं। काल रेखा, काल रेखा के अंदर भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां होती है जहां से वो लोग सवाल पूछ सकते हैं। जैसे कि आप लोगों से ये पूछ सकता है कि भाई इंडियन म्यूजियम कलकत्ता की स्थापना कब की गई थी, तो 1824 के अंदर की गई थी। उसके बाद में गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास की स्थापना कब की गई थी, तो 1851 के अंदर की गई थी। उसके बाद में अगला, अलेक्जेंडर कनिंघम ने भीलसा टॉप्स लिखी, जो सांची पर लिखी गई सबसे प्रारंभिक पुस्तकों में से एक थी। तो आप लोगों से पूछ सकता है कि भीलसा टॉप्स किसने लिखी थी, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने लिखी थी। अगला देखिए, अगला, जोल मार्शल और अल्फ्रेड फूसे की द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची पुस्तक का प्रकाशन इस दिन हुआ था। तो इस तरह से। फिर अगला सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई सांची को एक विश्व कला दाय स्थान कब घोषित किया गया था, तो 1979 के अंदर घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये सारी जानकारियां हैं। इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे आप लोग के एग्जाम के अंदर। ठीक है, इस तरह से ही सवाल पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग को पढ़ना है, आप लोग देख लीजिए, बिल्कुल मैंने आप लोग को सबूत के साथ आप लोग को पढ़ा रहा हूँ अच्छी तरह से। तो इस तरह के सवाल आप लोगों से एनटीए पूछती है, ना कि टॉप 100 टॉप 100 200 एमसीक्यू लगा करके आप लोग सोचोगे कि आप लोग का एग्जाम निकल जाएगा। तो इस तरह से आप लोग का एनसीईआरटी कोई पढ़ाने वाला होना चाहिए। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग इस मौके को खोइए मत दोस्तों। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए, पूरा देखिए, और एक एक वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोग की हेल्प के लिए बना रहा हूँ दोस्तों। मुझे कोई शौक नहीं है कि मतलब मैं अपना टाइम खराब करके वीडियो बनाऊँ। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कॉलेज के अंदर जाए और उनका लाइफ जो है बिल्कुल चेंज हो दोस्तों। क्योंकि जब रेगुलर कॉलेज के अंदर आप जाते हो ना, तो आप लोग के सपने को पंख मिलते हैं दोस्तों। मेरे सपनों को भी पंख मिला था, मैंने भी बहुत एक्सप्लोर किया अपना कॉलेज अच्छी तरह से, चाहे एकेडमिक्स हो, चाहे डिबेट हो, चाहे एनसीसी हो। तो बहुत गरीब घर के जो बच्चे होते हैं उनके लिए कॉलेज एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है दोस्तों। अगर आप लोग कॉलेज के अंदर जाओगे पढ़ने के लिए रेगुलर, तो आप लोग बहुत आगे जा सकते हो दोस्तों। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रेगुलर कॉलेज के अंदर जाएं और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए। अभी वीडियो खत्म हो चुकी है, अब मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिसके अंदर ये तमाम सवाल को शामिल करूंगा जी पिछले साल के पूछे गए थे, और प्रैक्टिस करेंगे जम करके बिल्कुल अच्छी तरह से, और देखते हैं कि हमारे जो है 250 में से 250 नंबर क्यों नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।